कौन सा 21वीं सदी के कौशल शिक्षक द्वारा सुनिश्चित किए जाने चाहिए? ये जस्ट पर्सन नेट के एग्जाम में आया है, तो आपको देखना है कि टीचर के रूप में आपकी 21वीं सदी के कौशल में क्या भूमिका होगी। पहली चीज याद रखना, एज ए फैसिलिटेटर, मैं मार्गदर्शक की भूमिका निभाऊंगा, आपके अनुसार ही शिक्षण होगा। ये 21वीं सदी के कौशल में टीचर की भूमिका है। पहला, छात्रों को उच्च स्तरीय चिंतन कौशल के लिए तैयार करना, छात्रों की नियुक्ति करना, डिजिटल संसाधनों का उपयोग करना, केवल मेधावी छात्रों के साथ अंतः क्रिया करना, अंतः विषयक दृष्टिकोण अपनाना। बताओ सभी सही है, कोई गलत है? बताएं बेटा। एक बार ग्रेड सेकंड के लिए क्लास स्टार्ट करेंगे फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के बाद, मतलब 5 जून के बाद। एक बार ये क्लास देखें आराम से, आप इसको समझें, आंसर बताएं। एसी, देखो दो चीज समझना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल इसके 4C में शामिल है, मतलब ये आएगा। नियुक्ति करना काम सरकार का होता है, एक टीचर का काम नियुक्ति करने वाला नहीं है, याद रखना। डिजिटल संसाधनों का उपयोग ये लिटरेसी साक्षरता में आता है, ठीक है। केवल मेधावी छात्रों के साथ अंतः क्रिया करना, मतलब ये हमेशा याद रखना, जब भी ऑप्शन में केवल वर्ड आएगा मतलब गलत है। केवल मेधावी नहीं, 21 सदी के कौशल समावेशी शिक्षा की बात करते हैं, इसलिए सी गलत, डी गलत है। अंतः विषयक दृष्टिकोण क्या बताता है? एनईपी 2020 भी कहते हैं, 21 सदी कौशल भी कहते हैं कि हमें सभी विषयों को मिलकर पढ़ाना है। STEM, साइंस भी पढ़ाना है, टेक्नोलॉजी भी पढ़ाना है, इंजीनियरिंग भी पढ़ाना है, मैथ भी पढ़ाना है, कला आधारित विषय भी पढ़ाने हैं। तो इस सब विषयों के दृष्टिकोण की बात करता है। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ए, सी और ई। तो पहला आंसर हो गया ACE, ठीक है। देख लीजिएगा, अच्छा प्रश्न है, ये नेट के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, 21वीं सदी की शिक्षा के संदर्भ में PBL का अर्थ क्या है? अब देखो PBL क्या है, इस पे 2 प्रश्न आए हैं अब तक जब पुराने प्रश्न पत्र देखते हैं। PBL के 2 दृष्टिकोण होते हैं, समस्या आधारित, व्यक्तिगत अधिगम, प्रोग्रेसिव व्यवसाय नेतृत्व, सार्वजनिक व्यवहार कुशलता। देखो PBL एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये 2 चीजों की बात करता है। एक बात करता है प्रोजेक्ट बेस, ठीक है, और एक बात करता है ये प्रॉब्लम बेस्ड। यानी इसके अंतर्गत सबसे पहले बच्चों को एक प्रोजेक्ट दे दिया जाएगा, एक समस्या दे दी जाएगी चुनौतीपूर्ण, जिसके ऊपर उनको अनुसंधान करना है। और दूसरा दृष्टिकोण इसका है प्रॉब्लम बेस्ड, जहां पे आपको उस समस्या का क्या निकालना, समाधान। तो इसके 2 आयाम है, प्रोजेक्ट बेस्ड और प्रॉब्लम बेस्ड। यहां प्रोजेक्ट बेस्ड ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आप आंसर क्या कर दोगे? समस्या आधारित अधिगम। दूसरा, इसके ऊपर क्या प्रश्न पूछ सकता है? पीबीएल का मुख्य फोकस किस पे है? तो पीबीएल का जो मुख्य फोकस है बेटा जी, वो है 4C पे। किस पे? 4C, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन, ये होते हैं 4C। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट की अवधारणा है। ये पीबीएल का मुख्य फोकस जो होता है वो किस पे होता है? 4C पे। पीबीएल के अनुसार शिक्षा का केंद्र कौन होना चाहिए? बालक होना चाहिए। पीबीएल के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? एज ए फैसिलिटेटर होनी चाहिए। पीबीएल किसकी बात करता है? पीबीएल कहता है कि शिक्षा जो है वो कंप्लीटली बिहेवियर बेस्ड होनी चाहिए, प्रैक्टिकल बेस्ड होनी चाहिए। प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत, प्रबल कार्यक्रम क्या है सुनना इंपॉर्टेंट है राजस्थान के हिसाब से भी। कौन सा कौशल विकास मुख्य उद्देश्य नहीं है? नेतृत्व कौशल, समस्या समाधान, रचनात्मक चिंतन, केवल सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तार, नागरिकता, वित्तीय साक्षरता। देखो प्रबल कार्यक्रम क्या है? 21वीं सदी के कौशल को लागू करने के लिए राजस्थान सरकार ने पहली बार दिसंबर 2025 में, दिसंबर 2025 में प्रबल कार्यक्रम को स्टार्ट किया है। और इसके तहत 15 दिसंबर को युवा सभा का आयोजन भी किया गया था। ये करंट का प्रश्न भी बन जाएगा आपका। और इस प्रबल कार्यक्रम किसका है? राजस्थान सरकार का है। किसको लागू करने के लिए? 21 सदी कौशल को लागू करने के लिए। प्रबल कार्यक्रम के अंतर्गत वो टोटल 12 कौशल है आपके, जीवन कौशल, लिटरेसी कौशल और लाइफ कौशल, जो 3 कैटेगरियां हैं, वो टोटल 12 कौशल जो हैं वो प्रबल कार्यक्रम के तहत क्लास 9वीं से लेकर 12वीं तक के बच्चों में, 9वीं से 12वीं तक के बच्चों में ये डेवलप करने के लिए राजस्थान सरकार ने जो कार्यक्रम चलाया उसको अपन क्या बोलते हैं? प्रबल कार्यक्रम। तो आंसर यहां क्या हो जाएगा? सैद्धांतिक ज्ञान का विस्तार करना गलत है। यह व्यवहारिक ज्ञान की बात करता है, प्रैक्टिकल नॉलेज की बात करता है, मतलब कि आपके जीवन में आने वाली जो रियल में समस्याएं उनका ज्ञान दिया जाए ताकि बच्चे आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो। तो सी ऑप्शन गलत है बेटा। कथन देखिएगा,
21वीं सदी के कौशल के संदर्भ में वैश्विक नागरिकता। वैश्विक नागरिकता क्या है? 21वीं सदी के कौशल की एक महत्वपूर्ण थीम है। आपसे ऐसा प्रश्न पुटअप किया जाएगा कि 21वीं सदी की प्रमुख थीम क्या है, तो उसमें एक महत्वपूर्ण थीम है वैश्विक नागरिकता, ग्लोबल सिटीजनशिप, वैश्विक दृष्टिकोण रखना और बेहतर दुनिया में योगदान देना। यानी हर देश हमारा है, पूरी दुनिया एक हमारा एक घर है, ठीक है। तो वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा भारत ने दुनिया को दी थी। ये अलग हालात हैं कि आज दुनिया लड़ रहा है, मर रहा है, पूरे दुनिया में आर्थिक आपातकाल के संकेत हैं और बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आ सकती है। ये इसलिए है क्योंकि वैश्विक नागरिकता के कॉन्सेप्ट को अपन भूल चुके हैं। हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए, हम लड़ रहे हैं आपस में, पूरी दुनिया लड़ रही है। कारण बता रहा है कि अनुकूलन क्षमता एडेप्टिबिलिटी की सदी में महत्वपूर्ण है क्योंकि ये व्यक्तियों को तेज परिवर्तन और अनिश्चितता से निपटने में क्या करती है? मदद करती है। बताओ, कथन और कांड दोनों सही है क्या? दोनों कथन कांड सही है, कांड कथन की सही व्याख्या करता है, दोनों कथन और कांड सही है। ये प्रश्नों को हल करना आना चाहिए आपको। आंसर बताओ फटाफट। एक आंसर है क्या? एक नहीं आएगा बेटा जी, गलत है। एक आंसर कैसे आएगा? एक तरफ हम बात कर रहे हैं वैश्विक नागरिकता की, कारण में अपन बात कर रहे हैं एडेप्टिबिलिटी अनुकूलन क्षमता की। ये दोनों अलग अलग अवधारणाएं हैं, दोनों सत्य हैं, लेकिन कथन कांड की व्याख्या नहीं करता। कथन कांड की व्याख्या कब करता? जब मैं कहता वैश्विक नागरिकता का मतलब क्या होता है, इस कथन का कांड देता कि वैश्विक नागरिकता क्यों जरूरी है दुनिया में। तो मैंने जो बताया आपको, वैश्विक नागरिकता इसलिए जरूरी है ताकि पूरी दुनिया में शांति और सद्भाव बना रहे, इसलिए जरूरी है। तो ये कारण कहां दिया मैंने तो नई बात बोल दी, एडेप्टिबिलिटी। तो कथन अलग हो गया, कारण अलग हो गया। ओके, तो इसमें आंसर क्या आएगा? दूसरा। कथन कारण दोनों एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते, बाकी ये सही है। तो ऐसे प्रश्नों का अभ्यास किया करो, आप अभ्यास किया करो। आपने सेकंड ग्रेड में जो अपने टेस्ट से चल रहे हैं थिंक प्रो, उसको देखना, उसमें बहुत सारा अच्छा अभ्यास हो जाएगा। कौन सा कथन महत्वपूर्ण चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग? देखो, क्रिटिकल थिंकिंग 4C में शामिल है। पहला चीज पूछेगा क्रिटिकल थिंकिंग किस में शामिल है? 4C में। 4C को अपन क्या बोलते हैं? लर्निंग स्किल। ठीक है, लर्निंग स्किल किसको बोलते हैं? 4C को बोलते हैं। तो लर्निंग स्किल क्या होते हैं? उसमें 4C आते हैं, और 4C में एक कौन है? क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिविटी, कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन। ये 4C याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग प्रश्न इन्हीं पे आएगा। तो क्रिटिकल थिंकिंग की मानसिकता के अनुरूप नहीं है, अप्लाइड प्रश्न है। ये प्रश्न आया हुआ है, मैंने थोड़ी भाषा चेंज करके बनाया है बस। ये प्रश्न सेम टू सेम एग्जाम में आया हुआ है ईएमआरएस में। मैं विज्ञापन में दिखाए गए उत्पाद के दावों को प्रमाण और तथ्यों के आधार पर जांचूंगा। मैं किसी भी राजनीतिक नेता के भाषण को बिना प्रमाण जांचे सच मान लेता हूं। मैं किसी समस्या के कई संभावित समाधानों पर विचार करता हूं और सबसे तर्कसंगत चुनता हूं। मैं अपने विचार और धारणाओं को भी प्रश्न करता हूं और गलत होने पर बदल लेता हूं। बताओ कौन सा इसमें गलत है? बी। हाँ, मतलब कोई भी नेता हो, कोई भी इंफॉर्मेशन आए, आप बिना जांचे उसको विश्वास कर लेते हो तो गलत है। धीर सिंह सर भी कोई बात बोले हैं तो उसकी प्रमाणिकता की जांच कीजिए, हो सकता है मैं भी गलत बोल दूं। आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब है मैं हर पहलू को जांचूंगा, मैं स्वतंत्र रूप से सोचूंगा, मैं बिना पक्षपात के सोचूंगा, मैं अपनी स्वतंत्रता अपने विवेक के आधार पर डिसीजन लूंगा। हर पक्ष पे सोच के जो डिसीजन लिया जाता है उसको बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। और जिस बंदे में क्रिटिकल थिंकिंग है ना, लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाएगा। और ये पढ़ते समय भी चीजें देखा करो, कोई भी किसी की बात को आप प्रभावित हो गए, पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए, नहीं, मुझे सोचना है सही कौन है गलत कौन है, ये फिर डिसीजन लेना है, क्रिटिकल थिंकिंग है। ओके बेटा, जिसमें 2026 लिखा हो लेटेस्ट एडिशन है, तो इसमें बी गलत है। ये आया हुआ प्रश्न देख लेना।